and welcome to Tonight with Faria. पार्लियामेंट किस हद तक मुस्तहकम है? Let's take a look at the headlines tonight. आर्मी चीफ के अरकान पार्लियामेंट को ब्रीफिंग, दूरियां खत्म करने की कोशिश। लापता अफराद, पार्लियामेंट की बालादस्ती और हाफिज सईद के हवाले से आर्मी चीफ के जवाबात। जमहूरियत को फौज से कोई खतरा नहीं, आर्मी चीफ ने वाज़ेह कर दिया। क्या ब्रीफिंग से फौज और पार्लियामेंट के दरमियान फैली गलत फहमियां दूर हो गईं? तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फवाद चौधरी से, पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर करीम ख्वाजा से और दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली से। वार्म वेलकम टू द शो। पाकिस्तान की सियासी तारीख में फौज और सिविल हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात हमेशा से एक मसला रहे हैं। फौजी क़यादत और सियासतदान एक दूसरे को हमेशा शक की निगाह से देखते रहे हैं। उसके पूरा एक पॉलिटिकल बैगेज है। पिछले जो कुछ साल गुजरे हैं उसमें भी हमने मुसलसल खबरें इसी हवाले से सुनी है। फौज के हवाले से बहुत सी गलत फहमियां भी फैलाई जाती हैं। खासतौर पर जमहूरियत को हमेशा फौज से खतरा है, ये सदा हम जरूर सुनते हैं। इस वक्त भी मुस्लिम लीग नून की जानिब से वजीर आजम नवाज शरीफ की नाअहली के फैसले को फौज के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही थी। फौज पर जिन हवालों से इल्जामात लगाए जाते हैं इनमें से कुछ यूं है, मसलन दिफाई बजट का सवाल उठाया जाता है, फौज के कारोबारी इदारों के हवाले से सवाल उठाया जाता है, लापता अफराद एक ऐसा रनिंग टॉपिक है जिस पर बार बार बात होती है, हाफिज सईद जिसका बारे में फॉरेन मिनिस्टर भी बात कर चुके हैं, ये इल्जाम लगाया जाता है कि सरपरस्ती कर रहा है पाकिस्तान उनकी अमरीकी ड्रोन हमलों को ना रोकना, धरने की दहशत की पुष्ट पनाही करना और पार्लियामेंट को की बालादस्ती को तस्लीम ना करना। ये एक जनरल मिसकंसेप्शन है या एक परसेप्शन है कि ये इसकी वजह से दूरियां हैं। कल क्यों मैं अभी आपसे खुलकर ये तमाम बातें करी हूँ, इसलिए क्योंकि कल ये तमाम की तमाम बातें हुई हैं। जिस वक्त आर्मी चीफ ने सेनेट अरकान के सामने अपनी ब्रीफिंग दी, उसके बाद बड़ा लंबा ऐसा क्वेश्चन आंसर सेशन का चला, उसमें ये तमाम की तमाम बातें वहां पर डिस्कस की गई और कोशिश की गई कि एक ब्रिज बन जाए। इसलिए यकीनन हिस्टोरिकल डे कि इतनी सालों में पहली दफा एक ऐसा मौका मिला जहां पर यू कुड हैव एन ओपन इंटरेक्शन। उन्होंने 3 घंटे तक, जो 3 घंटे थे, अरकान सेनेट के तमाम सवालात के तफसील से जवाब दिए। आर्मी चीफ ने तरीके लब्बैक के धरने के हवाले से, चूंकि बहुत ज्यादा सवालात उसी हवाले से हो रहे थे और हम जानते हैं कि कंफ्यूजन रही है, एक मिसमैनेजमेंट रही है ऑफ इवेंट्स, आपस में शायद इतनी बातचीत खुलकर नहीं हुई। उस हवाले से जो मौक़िफ़ है वो बड़ा क्लियरली दे दिया गया है। क्या कहा उन्होंने? वज़ीर आज़म को पहले ही बता दिया था कि धरने वालों के अज़ाइम क्या हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर वॉज ऑन बोर्ड। धरने को पहले ही खत्म कर देना चाहिए था, मगर वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि हम उनसे बातचीत करना चाहते हैं। ये अब एक बड़ी अहम बात है। पार्लियामेंट ने खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले को मिसहैंडल किया। आर्मी चीफ ने फौज को मिलने वाले बजट के हवाले से कहा कि GDP का 18% आर्म फोर्सेस का बजट है, जिसमें से 8.3% बड़ी फौज को चला जाता है। फौज के मातहत चलने वाले इदारे 177 अरब रुपए टैक्स पेयर्स हैं, इसके अंदर ये टैक्स अदा किया जाता है। आर्मी चीफ ने लापता अफराद से मुतालिक सवाल के जवाब में कहा कि एजेंसीज जो होती हैं सिर्फ उन अफराद को तफ्तीश के लिए तहवील में लेती है जो मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस हों। पाक फौज का हाफिज सईद और उनकी तंजीम से ऑब्वियसली कोई ताल्लुक नहीं है, मगर कल ये बात कही गई। ड्रोन हमलों के हवाले से आर्मी चीफ ने सेनेट को बताया कि अगर हुकूमत कहती तो हम ड्रोन मार गिरा सकते हैं। पार्लियामेंट की बालादस्ती के हवाले से आर्मी चीफ ने कहा कि पार्लियामेंट ही सब कुछ है, अब आप लोग पॉलिसी बनाए, हम उस पर अमल करेंगे। बार बार मुल्क में निज़ाम को खतरे की बातें की जा रही हैं। इस हवाले से भी दो टोक ये बात कही गई कि जमहूरियत को फौज से कोई खतरा नहीं है। फौज से नहीं है, यानी आप उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं कि खतरा अगर है तो किसी और तरफ से है, मगर फौज की तरफ से नहीं है। ब्रिगेडियर हमारे साथ फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं, PTI के सेनेटर करीम ख्वाजा हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के लीडर हैं, और ब्रिगेडियर गजनफर भी हमारे साथ मौजूद है। ब्रिगेडियर साहब, आई स्टार्ट विद यू। ये जो तमाम की तमाम बातें कल हुई हैं, इससे हमने मैसेज क्या दिया है? खास तौर पे
ये 5 साल से जब से PMLN की गवर्नमेंट रही है और उसके दरमियान मुख्तलिफ औकात पे जो मुख्तलिफ चीज़ें हुई हैं जिसमें पार्लियामेंटेरियंस के बयान भी शामिल हैं, डॉन लीग्स भी शामिल है, उसके बाद पनामा का केस भी शामिल है, GIT भी शामिल है और बहुत सारे ऐसे इश्यूज जिसके ऊपर से सवालात जो है वो बारहा उठाए गए। और अभी जो चीज़ें चल रही थी कि जी जो पीपल्स पार्टी के ज़माने में भी चली गई, कल गवर्नमेंट रोल हो रही है, परसों गवर्नमेंट रोल हो रही है, उस वक्त भी आपको याद होगा तो आर्मी चीफ जनरल परवेज कैनी ने बारहा ये कहा कि जी हम जमहूरियत के साथ खड़े। अब जब जनरल बाजवा ने टेक ओवर किया तो उन्होंने भी बारहा इस चीज़ को रिपोर्ट किया और ये कहा कि जी कॉन्स्टिट्यूशन और आइन की पासदारी जो है उससे होगा और अदारे जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन और आइन की पासदारी की अपहोल्डिंग के लिए काम करेंगे। अब इन तमाम इशू में जो चीज़ें और आ गई हैं वो है पाकिस्तान एक स्पेशल टाइम फ्रेमवर्क से गुजर रहा है जिसमें हम दहशतगर्दी की एक जंग लड़ रहे हैं और उस दहशतगर्दी की जंग में हम वो तमाम एजेंसीज जहाँ पे किसी तरीके से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन या दहशतगर्द तंजीम काम कर रही थी उसके कम से कम ठिकानों को ऐसे टारगेट किया गया है कि वो स्टैगर हो गए हैं, वो स्कैटर्ड हो गए हैं। उनके फैसिलिटेटर्स बहुत जगहों पे मौजूद थे जिसमें अर्बन एरियाज भी हैं, शहर भी हैं, एरियाज भी हैं। उसके लिए रद्दुल फसाद शुरू किया गया और उसके ऊपर अमेरिकन का और इंटरनेशनल जो इश्यूज हैं जिसके संदर्भ में बट ब्रिगेडियर साहब ये तमाम मामलात पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने ही शुरू किए, वो क्रेडिट लेते हैं, तो फिर उसमें कंफ्यूजन क्यों थी? जी मैं ये अर्ज कर रहा हूँ ना, कंफ्यूजन ये है, ये तमाम चीज़ें जो पॉलिटिकली जैसे आपने अखबारों की स्टेटमेंट्स या लोगों के स्टेटमेंट्स के जरिए जो आप चीज़ करते हैं उसके साथ साथ जो इंटरनेशनली आपके ऊपर प्रेशर आ रहा है, जहां आपने दुनिया में अलायंस, अब टाइम नहीं है, दुनिया में अलायंसेस बन रही हैं, चाइना है, रशिया है, अमेरिकन है, सऊदी अरब भी, सऊदी अरब के किंग सलेमान ने रशिया का दौरा किया है, ऑयल के ऊपर बातचीत हो रही है कि जी ऑयल की प्रोडक्शन, अब ये तमाम इफेक्ट पाकिस्तान के ऊपर आने हैं। तो इस हालात में आपने जो फ्यूचर फॉरेन पॉलिसी बनानी है उसमें जो सेनेट ने जो लेटर इशू किया था उसके जो वर्डिंग्स थे उसके अंदर उन्होंने ब्रीफिंग के लिए लिखा था कि ये इसमें जो नई रियलिटीज हैं उनको जानने के लिए ताकि आपकी फॉरेन उनको ठीक है उस चीज को तो अब इन तमाम अब इन नई रियलिटीज है उसके हवाले से ब्रीफिंग दी गई पार्लियामेंट को। आई कम टू यू फवाद चौधरी साहब, ये जो आप समझते हैं कि कल आर्मी चीफ ने सेनेट में जाकर जो ब्रीफिंग दी है उससे इस्तेकाम आया है, जो अनसर्टेनिटी थी वो ख़त्म हुई है? देखें बात यह है कि जो आर्मी चीफ वहाँ पे गए हैं पार्लियामेंट में तो यकीनन उससे एक कन्फ्यूजन जो आ रही थी कि जी शायद कोई मार्शल लॉ लग रहा है या पता नहीं कोई टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आ रही है, उन अफवाहों को तो मिला है कि वो सेटल डाउन हुई हैं। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव केओस है, जो हुकूमत का एक अमलदारी नहीं है, पॉलिटिकल अमलदारी नहीं है, उसमें कोई कमी नहीं आई। और उसकी कमी इसलिए नहीं आई कि उसका ताल्लुक नहीं है कोई फ़ौज के रिलेशनशिप से, उसका ताल्लुक है हुकूमत के अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप से, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात से। क्योंकि खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो एक ऐसी गवर्नमेंट को इस वक्त लीड कर रहे हैं जिसके पास पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं है। चूँकि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो असल PMLN की आप कहें कि रूह रवां है और उनके बग़ैर जो शायद खाकान अब्बासी साहब की हुकूमत है उसको ये मिल नहीं पा रही पॉलिटिकल अथॉरिटी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि एक जो एक यकानियत होनी चाहिए, यकीनियत होनी चाहिए फ़ैसलों में, वो नहीं है, जिसकी वजह से हमें हर एडमिनिस्ट्रेटिव केओस जो है वो नज़र आता है। आपने देखा कि पेशावर से ले के अगर आप यहाँ पे जो शुरू हो जाएं कि जहाँ पे मामलात यहाँ पर वफाकी हुकूमत के महकमों के मामलात हैं वो आप देख लें कि कराची की सड़कें रोज़ाना बंद होती हैं, लाहौर की सड़कें रोज़ाना बंद होती हैं, इस्लामाबाद की सड़कें रोज़ाना बंद होती हैं। अब आप इस्लामाबाद में जब ट्रैवल करते हैं आपको कोई पता नहीं होता आगे को बंदा बैठे होंगे, सड़कें बंद होंगी। सो ये जो एक स्टॉक मार्केट आपके सामने एक दिन ऊपर जाती है, अगले दिन नीचे आती है, डॉलर अगले दिन एक दिन ऊपर आता है, अगले दिन नीचे आता है, इस फ्लक्चुएशन का जो मामला है वो खाकान अब्बासी साहब की हुकूमत को समझ नहीं आ रही कि वो निकलें कैसे। और इसकी जो हल है वो इलेक्शन में है। और बहरहाल हम तो बारहा ये कह चुके हैं
So you're saying कि political uncertainty है या weakness है, उसका एक ही तरीका है और उसमें इलेक्शन करा दिए जाएं। इसके अलावा कोई शक नहीं है। Do you think elections हो सकते हैं इस हालात में? जी क्यों नहीं हो सकते। अभी आपने देखा कि बरतानिया में आपने देखा कि ब्रेग्जिट के बाद थेरेसा मे जो थी उनको कोई ज़रूरत नहीं थी अभी इलेक्शंस में जाने की, लेकिन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में फ़र्क ही ये होता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जब भी क्राइसिस बड़ा होता है जो अल्टीमेट आर्बिटर है उसके पास जाते हैं और उससे आप राय लेते हैं। इंडिया में 1994 और 96 के दौरान 4 इलेक्शंस हुए। बरतानिया में 1900 अभी आपने ब्रेग्जिट का तो देखा ही है थेरेसा मे का, इससे पहले भी बारहा जब भी, और आपको ज़्यादा इल्म है, जब भी पॉलिटिकल क्राइसिस बढ़ता है पार्लियामेंट जो है वो इलेक्शंस में जाती है, प्राइम मिनिस्टर इलेक्शंस में जाता है और लोगों से पूछते हैं कि आपके नज़दीक क्या हल है इस सोल्यूशन का। ओके साहिर साहब, इससे पहले कि आप बताएं कि इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए या नहीं, लेकिन आप कल वहाँ पर मौजूद होंगे, क्या ओवरऑल क्या तासुर लिया आपने उस ब्रीफिंग के बाद? देखिए, इससे पहले जो गवर्नमेंट थी पीपल्स पार्टी की, वो 2 दफ़ा जो है आर्मी चीफ और डीजी ISI को जॉइंट सिटिंग में तलब किया था। ठीक है। और कल जो है वो सेनेट में आर्मी चीफ, उनके साथ DG ISI MI और ISPR जो आए और दीगर ऑफिसर्स आए, तो ये एक अच्छी बात है कि ये इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस है और आर्मी को एंगेज किया जाता है थ्रू। आप क्रेडिट पीपल्स पार्टी को दे रहे हैं इसका? नहीं, मैं जनरली ये देखें 2 बातें हैं कि मुस्लिम लीग को हम बारहा कहते आए हैं कि भाई आप फॉरेन मिनिस्टर लगाएं, आप इंगेज करें। ये चीज़ जो है जॉइंट सिटिंग स्पीकर नेशनल असेंबली कर सकते थे, जो वो नहीं किया। ये क्रेडिट तो फिर रज़ा रब्बानी को जाता है। ठीक है। तो रज़ा रब्बानी जो सेनेट के चेयरमैन सारे पाकिस्तान के हैं कोई, पर बेसिकली तो ये इंगेजमेंट तो वक्त हुकूमत, हमने शुरू से इनको कहा था नेशनल सिक्योरिटी का कमेटी बनाई, इन्होंने नहीं बनाई, इन्होंने फॉरेन मिनिस्टर नहीं रखा। और आज सेनेट के इनिशिएट पर, जिसमें सब सेनेटर्स को क्रेडिट जाएगा, चेयरमैन को जाएगा, ये इंगेजमेंट ज़रूरी थी, क्योंकि इससे पहले 2-3 दिन पहले स्पीकर की स्टेटमेंट बड़ी मायूस कन आई थी। एग्जैक्टली। और वो इस डायरेक्ट कंट्रास्ट है जो कल हमने और देखा। इस ब्रीफिंग के बाद हर सेनेटर समझता है कि इलेक्शन वक्त पर होंगे, कोई टेक ओवर के चांसेस खत्म हो गए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अगर आप मुझे अलाउ करें, कैसे शेख साहब हमारे साथ मौजूद है, क्या वजह है कैसे शेख साहब, आप लोग बार बार हम बात तो करते हैं कि मिलिट्री और सिविलियन के PMLN को खतरा था, स्पीकर खुद कह रहे हैं कि मुझे खतरा है, और कल फौज आपको आके तसल्ली दे रही है कि कोई खतरे की बात नहीं है, इलेक्शन टाइम पे होंगे, और सबको तसल्ली मिल भी गई। ये कैसे हुआ है? जी देखिए ना, बात ये है कि कल आर्मी चीफ आए, वहाँ पे DG ISI आए, और ये सेनेट में बड़ा अच्छा हुआ कि ब्रीफिंग। देखें ना, ये ज्यादातर जो इत्मीनानी जो फैलाई हुई है वो मीडिया ने ये किया, रोज कहते हैं कि नहीं जी वो किसने फैलाई हुई है? यही तो सवाल है कि आप तमाम लोगों ने ये आप खुद ही अपने प्रोग्राम देख लें। अभी मुझे बोलने तो देना, मुझे बोलने, फिर मैं 1-2 मिनट बात करूं, फिर आप कर लीजिएगा, क्योंकि आपने मुझे लिया है तो मेरी बात तो सुन लेना। देखिए, आपके यहाँ कोई ना कोई आर्मी का रिटायर्ड आ जाता है, ऑफिसर आ जाता है, जनरल आपके प्रोग्रामों में, वो कहते हैं, लोग समझते हैं कि ये पता नहीं, ये तो इस्टेब्लिशमेंट की बात है। अब बड़ा क्लियर कट कल बात हो गई। अभी तो इस टॉपिक को फिर आप क्यों कर रही हैं? मैं तो ये कहना चाहिए, जब उन्होंने क्लियर कट कह दिया, यही तो चीजें हैं कि सारा दिन 8 बजे से लेके 12 बजे तक जो टेलीविजन के प्रोग्राम है, हालांकि दुनिया के किसी मुल्क में नहीं होता, मैं भी दुनिया के सारे मुल्क घूमता हूँ, तो ये कहीं भी नहीं होता। सारा दिन यही लगा हुआ है कि या सिस्टम खत्म हो जाएगा, या मार्शल लॉ आ जाएगा, या कोई इंटरिम गवर्नमेंट बन जाएगी। कहाँ से ये चीजें आ गई? कैसे साहब, अगर आप मुझे इजाजत दें, अगर एक बात तो सुन लें, आप मेरी बात तो खत्म होने दें, फिर आप कल 1 मिनट और बात करूँ। मैं कह रहा हूँ, जब इतना कैटेगोरिकल बयान हो गया, तो आज इस पे मैं नहीं समझता कि फर्दर और बहस या आपस में इख्तलाफात राय हों। मैं समझता हूँ, अब देखिए ना, सेनेट में पास हो गया कि ये हल्का बंदी पे बिल हो गया, उसकी वजह से भी बेइत्मीनानी थी और कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। हमारा मुल्क तो अनफॉर्चुनेट है, हम बजाय तरक्की की बातें करें, मुल्क में कोई डेवलपमेंट को सोचें, हम यही
सारा दिन लगे हुए हैं कि भाई पता नहीं कौन आ जाएगा, क्या हो जाएगा। जी अभी आप अगर इजाजत है कैसे साहब, तो ये अनसर्टेनिटी तो स्पीकर की अपनी स्टेटमेंट से फैली है। स्पीकर ने कहा कि मुझे डर लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा है ये स्पीकर अपनी मुद्दत पूरी करेगी। उसके बाद 7 से 12 तक प्रोग्राम्स हुए इस पर। नहीं, सिर्फ उसके बाद नहीं है, पिछले 2 साल से यही हो रहा है। तो उन प्रोग्राम्स की वजह से स्पीकर को डर लगना शुरू हो गया। पहले स्पीकर साहब क्या करें, अगर मेरे से भी पूछेंगे, जब सारा दिन 2 साल से कई बार बात हो गई, वही बात हो रही है कि आर्मी और इनके सिविलियन के आपस में। कैसे साहब हमारे सारे का मुझे वक्फे की तरफ जाना पड़े, इफ यू अलाउ मी सर, एक क्विक ब्रेक ले ले। और ब्रिगेडियर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और उनके हवाले से कि वो कल कैटेगोरिकली बता दिया गया कि फौज की तर्जुमान नहीं है। आफ्टर अ ब्रेक कीप वाचिंग टुनाइट फेयर। एंड वेलकम बैक। फवाद चौधरी साहब, आपने सुनी कैसे साहब की बात। वो कह रहे हैं कि अनसर्टेनिटी मीडिया फैलाता है और कुछ हद तक ये बात कल हुई भी है। ब्रीफिंग में भी कहा गया कि कुछ एंकर्स ये क्लेम करते हैं कि फौज के तर्जुमान हैं, या कुछ जो है ये दीगर लोग हैं वो ये क्लेम करते हैं, मसलन कुछ रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं जो क्लेम करते हैं कि वो फौज के तर्जुमान हैं। तो ये लोग अनसर्टेनिटी फैला रहे थे। देखिए फ्रिया, शीशा तोड़ देने से शक्ल नहीं बदल जाती। मीडिया रिफ्लेक्शन है जो कुछ हो रहा है उसकी। और अगर हर चीज़ आप ये कहें कि चूंकि मीडिया दिखा रहा है इसलिए गलत हो रही है, और ये सोच पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है। सेंसरशिप हम देख रहे हैं बढ़ती जा रही है, और मौजूदा हुकूमत ने और इवन फ़ौज के एक हल्के में ये तासुर है कि जी ये अगर मीडिया दिखाए ना तो हर चीज़ सही है। ऐसे नहीं होता। जो मॉडर्न रियासतें हैं, जो मॉडर्न स्टेट्स हैं, वहाँ पे राइट ऑफ इंफॉर्मेशन फंडामेंटल है आगे बढ़ने के लिए, बहस फंडामेंटल है आगे बढ़ने के लिए। लिहाजा अगर आपको गलत खबर को कैसे रोका जाए, गलत प्रोपेगंडे को कैसे रोका जाए, आप जाएं अपना डेफेमेशन लॉ ठीक करें, आप जाएं अपने जो आपके जो लॉज हैं उनको बेहतर करें। आप अपना काम करने को तैयार नहीं हैं, आप डेफेमेशन लॉज को बेहतर करने को तैयार नहीं हैं, आप अदालतों के निज़ाम को ठीक करने को तैयार नहीं हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि मीडिया आपकी मर्जी की बातें करे तो बहुत अच्छा है, अगर मीडिया मर्जी की बातें ना करे तो बहुत बुरा है। इस तरह तो फिर सोसाइटीज़ आगे नहीं जा सकती। और खैर पाकिस्तान में आप ये टॉपिक नहीं है। पाकिस्तान में आप मीडिया को गैग नहीं कर सकते, आप मीडिया को आप जो है वो ये सेंसर नहीं कर सकते। इस बातों की तो पाकिस्तान में आप कोई गुंजाइश ही नहीं है। लिहाजा पाकिस्तान में जो डिबेट है, मगर ख्वाहिश तो है, ख्वाहिश है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान में कोई इतना ताकतवर रहा नहीं कि वो कर सके। एक हल्का छोटा मोटा जो है वो भी अब आखिरी दमों के ऊपर है, वो भी ज्यादा लंबा अरसा इसको जो है वो कर नहीं सकेगा। थोड़े हैं चले, अगर हम इसको हम रूल आउट कर दें कि नहीं है, कोई खतरा नहीं था, या परसेप्शन था, या फैलाया गया था, जो भी था, एक खतरा अभी भी नजर आ रहा है। वो बार बार पीटीआई का एहतजाज होता है जिससे पीएमएल कहती है कि हमें खतरा नजर आ रहा है। फिर आप लोग सोच रहे हैं कि सड़कों पर आएंगे तारुल कादरी साहब के साथ। तारुल कादरी साहब के साथ अगर हम सड़कों पे आएंगे तो वो सियासी मसले के लिए नहीं आएंगे, वो ह्यूमैनिटेरियन मसले के लिए आएंगे। आप अवामी तहरीक के मेंबर हों ना हों, आपका बहैसियत एक शहरी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप पॉलिटिकल वायलेंस को मजम्मत करें, और जो वायलेंस हुआ है उसमें जो जिम्मेदारान हैं उनका ट्रायल होना चाहिए। देखें 14 लोग वहाँ पे शहीद हुए हैं, जहाँ बहक हुए हैं, वो कोई भेड़ बकरियाँ या मक्खियाँ तो नहीं थे जो मर गए, और उनका कोई हिसाब नहीं हुआ। और आपने देखा कि जो लोग उनमें बराह रास्त मुलव्वस थे किस तरह उनको ओहदों से नवाजा गया, किस तरह से जो सेक्रेटरी थे चीफ मिनिस्टर के तौकीर शाह, उनको WTO में एम्बेसडर लगाया गया, किस तरह जो उस्मान हैं जो उनके DCO लाहौर, उनको किस तरह से नवाजा गया। आपका अल्टीमेट मुतालबा ये होगा कि जो भी ये तमाम ऑब्जर्वेशंस हैं वो कोर्ट के थ्रू ही हो रही हैं, तो फिर आप कोर्ट के ऊपर क्यों नहीं इन्हिसार कर रहे हैं? नहीं, उसकी व्हाई डू यू थिंक कि आपको सड़क पे आना पड़ेगा? उसकी ये लोग जो हैं इनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स तो चल ही नहीं रही हैं। ये सब लोग तो बाहर हैं, ये सब लोग तो यशी कर रहे हैं, और राना सनाउल्लाह साहब और शहबाज शरीफ साहब बराह रास्त उसमें मुलव्वस हैं। अब उनको अरेस्ट कौन करेगा जाके? जब तक वो मिनिस्टर हैं उनके खिलाफ, और जो चीफ मिनिस्टर हैं और पुलिस उनके मातहत है, तो आप मुझे बताएं ना इंडिपेंडेंट प्रोसीडिंग्स कैसे चल सकती हैं? लिहाजा ये तो एक ह्यूमैनिटेरियन एक और तहरीक चल सकती है अभी, एक हुकूमत चल नहीं सकती, ये तहरीक तो चलेगी ही। ये तो इंशाल्लाह फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में तारुल कादरी साहब की रात को इमरान खान साहब से तफसीली बातचीत हुई है, और हम इसको शेप अप कर रहे हैं। हम इसको एक जो
तरीक़ाकार है तहरीक का वो तय कर रहे हैं, और तहरीक इंशाल्लाह जनवरी के फर्स्ट वीक में जो है वो इंशाल्लाह तहरीक जो है वो शुरू कर देंगे। अब हम ये इंतज़ार कर रहे हैं कि जो नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि वो अदलिया के खिलाफ तहरीक चलाएंगे, वो तहरीक कब शुरू करते हैं? हाँ, उसका हम इंतजार। राइट सेनेटर साहब, तहरीक अगर ये चलती है, पीपल्स पार्टी भी मिल चुकी है तारुल कादरी से, ज़रदारी साहब की मुलाकात हुई है, आप लोग साथ होंगे इनके? देखिए, मैं पहले अर्ज करूं फरिया कि इस वक्त नवाज शरीफ की पोजीशन क्या है। प्रेसिडेंट पाकिस्तान उसकी पार्टी का है, 4 सूबों के गवर्नर उसके हैं, गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर का गवर्नर उसका है, फेडरल गवर्नमेंट उसकी है, बलूचिस्तान की हुकूमत उसकी है, गिलगित की और आज़ाद, मतलब मोस्ट पावरफुल पर्सन। और उसके बाद जो है नून इस वक्त अपोजिशन का जो बात कर रही है, चीज़ों को मैनेज किया जाता है। पीपल्स पार्टी इससे डिफ़िकल्ट पोजीशन में थी और चीज़ों को उसने एंगेज किया, मैनेज किया। नवाज शरीफ को चाहिए कि चीज़ों को मैनेज करे। अब ये जो धरना आ रहा है, कल ये बात हुई थी वहाँ कि अब ये धरना आ रहा है, इसको मैनेज किया जाए। ठीक, इनको चाहिए कि मैनेज करे। अब मिसाल के तौर पर ये अनसर्टेनिटी जो थी, ये भी क्रेडिट सेनेट को जाता है। ये बात कल भी हुई है कि धरना, आने वाले धरने को मैनेज किया जाए प्रॉपर्ली। ये जो अभी तारुल कादरी साहब के धरने का, जी बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज इंटरेस्टिंग, आपने हमें खबर दी। ये बात कल सेनेट में हुई है, बिल्कुल उसको मैनेज किया जाए। और ये क्या कहा, उसी ने इसी तरह की बात की कि भाई चीज़ों को मैनेज किया जाए प्रॉपर्ली। ऐसा मैनेज किया करें और ऐसा नहीं हो कि भाई एट द एंड ऑफ द डे कि भाई फिर फौज को कहने कि आके इसको ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि चीज़ों को मैनेज किया जाता है। ये लोग जो है झुकेंगे नहीं, प्रॉपर्ली मैनेज नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, तो किस तरह बात होगी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो मुश्किल डेज में, हालांकि जमात इस्लामी हमारी सबसे बड़ी नजरियाती ओपोनेंट रही है, भुट्टो साहब जो है 77 में अछरा गए थे मौलाना मौदूदी से मिलने, इस बहरान को डिफ्यूज करने के लिए। you're saying कि इनको भी अपना रोल अदा करना पड़ेगा। बिल्कुल। अब ये देखें ना, कल की अनसर्टेनिटी सेनेट को क्रेडिट जाता है, मियां रजा रबानी और सेनेटर की अनसर्टेनिटी कि भाई डेमोक्रेसी खतरे में है, जा रही है, वो खत्म करने में ये तीसरी दफा ये देखें धरना, उसके बाद ये अनसर्टेनिटी खत्म की। अभी अगर अनसर्टेनिटी आ रही है तो इनको चाहिए कि चीजों को मैनेज करें। कैसे साहब, किस वक्त आप लोग समझते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी PMLN की हो जाती है मैनेज करने की मामलात को? देखिए, मेरी बात सुनिए ना, हमारे मुल्क में तो सिर्फ धरनों का रिवाज ही पड़ गया। हर चीज पे धरने में, अगर असल दूसरे टीवी पे हूँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि धरनों से मसले हल नहीं होते। ये डिस्कस करना चाहिए पार्लियामेंट में। कितने धरने हो चुके हैं हमारे मुल्क में और दुनिया में, आपने कहीं और भी देखा है, हर बात पे धरना, कोई किस चीज का धरना कर रहा है, कोई किस चीज का धरना कर रहा है। इससे मुल्क की इकॉनमी सफर करती है, मईशत पे बुरा असर पड़ता है, लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं रहता। तो ये हम आप क्या कर रहे हैं? जब कैटेगोरिकली है डेमोक्रेसीज में, एहतजाज ये नहीं होता कि धरना दे दिया जाए और सारा सबको रोक दिया जाए, सारी आवाम को रोक दिया जाए। एहतजाज मैंने जापान में देखा है। आप समझते हैं कि ये धरने ही गलत है? अब अगर एक और धरना, अभी फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं हम करने जा रहे हैं, हम जा रहे हैं सर ये तहरीक चलाने, तो क्या करेगी PMLN? कोई जगह होती है जिसमें जमा हुआ जाता है, बेशक हुआ जाए। मैं जापान में मैंने देखा कि उनके एहतजाज भी जारी था और ट्रैफिक भी जारी थी। जापान की तरह का धरना देना आप लोगों ने इस दफा? नहीं, दुनिया में सारी जगह धरना नहीं होता है, एहतजाज होता है। और किसी जगह एक जगह बैठ गए, हमारे सारे बंदों का सारा उनका रोजगार खत्म कर दो। तो ये मेरा दूसरा टीवी पे प्रोग्राम शुरू हो गया। प्रिया, इसमें आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कैसर साहब को दूसरों के रोजगार का कोई इशू नहीं है, उनको ये अपने रोजगार का ज्यादा मसला है। नवाज शरीफ साहब और बाकी सारे, इनका रोजगार लगा रहे, बाकी किसी का रोजगार खत्म ना हो। देखिए, धरना देना या सड़कों पे आना कोई आसान काम है? कोई पागल है लोग? मुझे आप बताएं, 4 दिन ब्लाइंड और जो डिसेबल थे उन्होंने लाहौर की सड़कों के ऊपर जो है वो आके धरना दिया। शदीद सर्दी थी और मैं वहाँ पे गया और मैंने देखा कि वो बेचारे सारे पंजाब से अंधे जो हैं वो आके उन्होंने रोड जो है वो ब्लॉक किया हुआ था। आप जब हालात इस नहज पे ले आए कि इससे पहले कोई सुने ही ना, तो आप क्या करें? अब आप ये पनामा पेपर्स के ऊपर आप देख लें, सबसे पहले कहा गया नैब से इन्वेस्टिगेशन करा लें, नैब ने नहीं की। कहा SCCP FBR से करा लें, नहीं की। पार्लियामेंट में पीपल्स पार्टी लेके गई, इन्होंने कहा टर्म्स ऑफ रेफरेंस बना लें, हुकूमत ने नहीं कराई।
पूरा मुल्क में तहरीक चलानी पड़ी, इस्लामाबाद को लॉकडाउन करना पड़ा, फिर जाके सुप्रीम कोर्ट ने सुना। ये जो रोज़ कह देते हैं आके टीवी के ऊपर के धरना, अब ये जो तारुल कादरी साहब के साथ हो रहा है, 14 लोग उनके शहीद हुए, 2 औरतें, प्रेग्नेंट औरत जो है उसको बिल्कुल चेहरे के करीब से जो है वो गोली मारी गई। आप देखें अब तक धरना जो है वो नहीं हुआ, अब तक एहतजाज जब तक नहीं हुआ, जब तक तो आपने ये तो रिपोर्ट ही पब्लिश करने को तैयार नहीं थे। सो जब हुकूमतें जो हैं वो एक डिक्टेटोरियल रोल ले लें और वो लोगों की बात नहीं सुने और फिर आप ये उम्मीद करें कि आगे से कोई एहतजाज भी नहीं करेगा और पाकिस्तान जैसी पॉलिटिकली मॉडर्न सोसाइटी में एहतजाज नहीं करेगा। हम कोई अरब मुल्क नहीं है, हम कोई ईरान नहीं है, हमारी बड़ी वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस हैं। हमने यहाँ पे हर डिक्टेटरशिप को ख़त्म किया है। अरब दुनिया में तो डिक्टेटर आ जाता है वापस जाता ही नहीं है, हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप आई है, खत्म हो गई। रोक देना और मामला करना, हर दफा ये खदशा होता है कि इसके पीछे कोई और है। बट आई हैव टू टेक अ ब्रेक, उसके बाद आते हैं। आई विल आस्क ब्रिगेडियर साहब आल्सो कि किसके तर्जुमान है वो। आफ्टर ब्रेक कीप वाचिंग टुनाइट फेयर। एंड वेलकम बैक। ब्रिगेडियर साहब, आपके हवाले से, आपके इन पर्टिकुलर हवाले से नहीं मगर रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है फौज के जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, कल ये बात की गई, अभी फिर आपके कैसर साहब ने बात की, क्या कोई मनफी तासुर जाता है आप लोगों के तज्जिए से? अब किसी भी किस्म का तासुर ले सकते हैं जिस तरह आपके जहन में किसी की परसेप्शन है। अब बात यह है कि दुनिया में, पाकिस्तान के अंदर नहीं, पाकिस्तान के बाहर भी देखिए, और अमेरिका सबसे बड़ा गालिबन मुल्क है जहाँ पे जमहूरियत सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गिनी जाती है। वहाँ आप देख लीजिए कि कितने ऐसे, अभी रिसेंटली देख लीजिए, बुश को ना देखें, बाराक ओबामा को ना देखें, ट्रंप को देख लीजिए कि उसके नज़दीक कितने एडवाइज़र्स हैं जो मरीन से, डिफेंस फोर्सेस से या पेंटागन के से निकले हुए कितने सारे लोग हैं जो उनके साथ मौजूद हैं। तो जब आप फौज से या किसी भी एक जो जनरल तासुर है, वो एक जनरल तासुर है हुकूमती हलकों में या कुछ और हलकों में कि कोई नैरेटिव है जिसको फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं होता। ये आप लोगों का इंडिपेंडेंट एनालिसिस होता है या? देखिए, क्योंकि कल ये कैटेगोरिकली कहा गया कि इसका फौज से कोई ताल्लुक। देखिए, आपके टेलीविजन चैनल पे जब कोई प्रोग्राम चलता है तो उससे पहले आप एक डिस्क्लेमर चलाते हैं। तो वो डिस्क्लेमर क्यों चलाते हैं? इसलिए चलाते हैं कि जो बात कर रहा है वो शख्स। इसी तरह फौज नहीं, यहाँ बहुत सारे ऐसे सिविलियन ब्यूरोक्रेट हैं जो आके बैठते हैं और बड़े अथॉरिटी से बात कर रहे होते हैं। रुदायत खान साहब को आपने सुना होगा लास्ट टाइम। ठीक है, जब आदमी एक इदारे से निकल जाता है तो उसका वो ज़ाती ख्याल होता है, और अगर मॉडल टाउन के वाक़े के ऊपर कोई कमेंट कर दे कि वो रियासती दहशत गर्दी है, तो या उसके अंदर जो लोगों को मारा गया वो इनोसेंट थे, या वो जिन लोगों को की टांगे तोड़ी गई हैं वो लोग जो उस चीज़ के जिम्मेदार नहीं थे जिसके लिए आप तारुल कादरी के खिलाफ गए थे, एक वाक़या था। अगर उसके ऊपर कोई कमेंट करे तो इसके अंदर कौन सी रॉकेट साइंस इन्वॉल्व है? या पाकिस्तान के जो हालात हैं, या आप देखिए जैसे हम दहशतगर्दी की अफरियत से गुजर रहे हैं, तो जब आप डिफेंस फोर्सेज में रहते हैं तो गालिबन इस टॉपिक को आप ज़्यादा क्रिटिकली समझते हैं या क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हैं। तो ये एक इनपुट होती है, और इनपुट बुनियादी तौर पे कंस्ट्रक्शन के लिए तो लग ये रहा है फवाद चौधरी साहब कि हर जो क्रीज थी उसको आयरन आउट करने की कोशिश की गई है, लेकिन उसके बावजूद जैसे अभी साइंटिस्ट साहब ने बताया कि कहा यह गया कि आप चीजों को खुद भी मैनेज करना सीखें। अब एक और धरना आ रहा है, कर ले इसको मैनेज। कैसे मैनेज किया जा सकता है आपके अपकमिंग धरने को? देखिए, बड़ी अच्छी बात की है और आर्मी चीफ ने दोस्त तरफ इशारा किया है कि आपको जो चीज़ें हैं उनको मैनेज नहीं करना, और जब वैक्यूम तभी आएगा। फौज को तब आना पड़ता है जब सिविल इदारे और सिविल गवर्नमेंट जो हैं वो नाकाम हो जाए। अब ये जो मामला है इस वक्त एक वैक्यूम है, और ये आर्मी चीफ ने कल कहा कि जो फौजी टीवियों पे आते हैं उनका फौज से उनका ताल्लुक नहीं है, उनका जो एग्जिस्टिंग फौजी एस्टेब्लिशमेंट है उससे ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन उनका फौज का जो एक ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू है वो तो ताल्लुक है ना। मसलन मैं जेलम से हूँ, हमारे जो फौज के सिपाही हैं, हमारे जो फौज के मेजर्स कर्नल्स हैं जो मेरे इलाकों से जिनसे हमारी मुलाकातें होती हैं, जो हमारी फैमिली है, हमारे घर के लोग हैं और हमारे गाँव के लोग हैं, वो भी इतने नाराज़ हैं क्योंकि नवाज शरीफ और PMLN ने एक पूरा एंटी आर्मी माहौल बनाया। इट इज़ नॉट अबाउट जनरल कमर बाजवा और नवीद मुख्तार साहब या जनरल बिलाल, ये कोई 3-4 लोगों का मामला नहीं है कि उन्होंने कर दिया।
आप देखें और कि रिटायर्ड ऑफिसर्स ऑल्सो, क्योंकि रिटायर्ड ऑफिसर्स जो आप भी अपने शो पे बुलाते होंगे, हम भी बुलाते होंगे, उनकी फॉलोइंग है, लोग सुनते हैं, इट मींस कि एसोसिएट करते हैं उनके एसोसिएट साथ। करते हैं, उनकी बात को सुना जाता है। और इसलिए है कि जब आप जमहूरियत की बात करते हैं और आप कहते हैं कि डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो राइट ऑफ हियरिंग, राइट ऑफ अपील और राइट ऑफ स्पीकिंग तो हर शख्स का बराबर ठीक है सर, यू राइट। तज्जिए का हक जो है वो तो जाहिर है जिस तरह हर इंडिविजुअल का है, इस तरह वो बाकी फौज को भी है। तो इनका जो मसला ये है जो PMLN की गवर्नमेंट का, कि ये मसलन आप देखें कि जुडिशरी को ताने देते हैं कि आपने माजी में जो PCO जजेस हैं उनसे ओथ लिया और आपने इस तरह से जजेस जो लिस्टिमाइज किया रूल को, फौजी रूल को, और सिर्फ एक रूल इनको जो है उसके ऊपर वो पसंद है, वो लिस्टिमाइज करना सही था, और वो जनरल ज़ियाउल हक का था, जिसने नवाज शरीफ को और मौजूदा मुस्लिम लीग नून को पैदा किया, जिन्होंने इनको पंगूड़े से दूध पिलाना शुरू किया, जवान किया। उस रूल के ऊपर कभी आप इनसे एक लफ्ज़ भी बात नहीं सुनेंगे, आपको गिला नहीं आएगा। So राइट, क्योंकि वक्त बिल्कुल खत्म है मैनेज करने का, तो आपको कोई ओपिनियन है कैसे मैनेज क्या कर सकती है PMLN? देखिए, बहुत से मैनेज करने के लिए दीगर पार्टीज को कहकर डायलॉग किया जा सकता है। ठीक है, ये जो धरना है ये खुद मियाँ शहबाज शरीफ यहाँ लेकर आए, जो लबैक वाला धरना, ठीक है। इसी तरह जो चीज़ें हैं फॉरेन पॉलिसी की, वो स्टेट